हेलो फ्रेंड्स। हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम छायावादी युग की अन्य काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, छायावादी युग में ही कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने छायावाद, रहस्यवाद की परंपरा से परे हटकर भी लेखन कार्य किया। अतः छायावादी युग में ही निम्न 3 स्वच्छंद धाराओं का विकास होना और माना जा सकता है। पहली है कौन सी? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या हालावाद, 1933 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। दूसरी है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। और तीसरी समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा या समेकित काव्य। तो हम पहले फर्स्ट वाली पढ़ते हैं, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या हालावाद, 1933 से 1936 तक। आगे हैं पॉइंट, जब रोमांस या स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं, शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद करती हुई उन्मुक्त रूप से सुरा, सुंदरी और यौवन के गीत गाने लगती है। ठीक है। आगे पॉइंट है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचकों द्वारा हालावाद कहा गया है। ठीक है। और हालावाद के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो बच्चन सिंह। परंतु डॉक्टर गुप्त स्वयं इसे हालावाद नाम देना उचित नहीं मानते तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं। आगे पॉइंट है, हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ। कहाँ से हुआ है? फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ है। आगे डॉक्टर नगेंद्र इसे व्यक्तिवादी गीति कविता के नाम से पुकारते हैं। इसके अनुसार इस धारा की कृतियों का मूल स्वर प्रेम है। आगे इस काव्य धारा में मुख्यतः निम्न कवियों को शामिल किया जाता है। पहला है हरिवंश राय बच्चन, जो कि इसके हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा। तीसरे हैं रामेश्वर शुक्लांचल। चौथे हैं आरसी प्रसाद सिंह। पांचवें नरेंद्र शर्मा। छठे हैं शंभुनाथ सिंह। सातवें हंस कुमार तिवारी और आठवें श्री पाल सिंह शेम और देवराज दिनेश। ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हालावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्मकाल 1907 ईस्वी, मृत्यु 2003 में, जन्मस्थान इलाहाबाद, प्रयाग। और प्रमुख रचना इनकी खयाम की मधुशाला 1935 में अनुदित है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया गया है। दूसरी मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको क्रम के अनुसार ही आप रखें। मधुशाला, बाला और कलश करके आप याद कर सकते से। फिर निशा निमंत्रण, एकांत संगीत 1939 में, प्रारंभिक रचनाएं 1943 में, अकुलांतर 1943 में और सतरंगिनी 1945 में, बंगाल का काल 1946 में। आगे हलाहल 1946 में और सूत की माला 1948 में, खादी के फूल 1948 में, मिलनयाम 1950 में, प्रणय पत्रिका 1955 में, त्रिभंगिमा 1961 में, चार खेमे 64 खूटे 1962 में, आरती और अंगारे, विद्धार की इधर उधर और युद्ध और नाचकर, जाल समेटा, सोहंस 1981 में और दो चट्टाने। ठीक है। आगे इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं ये आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और ये जाल समेटा तक है, उसमें दो चट्टाने भी आ जाएंगी और सोहंस उसमें नहीं आएगी, बाकी सभी रचना उसमें आ जाएंगी। तो वह हैं 13 हार से शुरू होती, इनकी एक रचना है 13 हार, वहाँ से। ठीक है। तेमनीय आशा हबखा अत्रिचा दोबक उज। ठीक है। इसमें इनकी इम्पोर्टेंट सारी रचना जो है क्रम से आ जाएंगी, इसमें आप मिला के देख सकते हैं। आगे करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं। बच्चन जी निम्न रचनाओं को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति हुई। बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूटे। ठीक है। आगे ये मूलतः आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। इनको शही रोमांस का कवि भी कहा जाता है। इन्हीं हिंदी साहित्य
में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। किसकी? प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्यिक जीवन पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। आप 1966 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे और इनको 2 चट्टानें इनकी रचना के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे सेकंड जो हमारे कवि हैं वो है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1903 में, मृत्यु 1981 में। जन्म स्थान ग्राम है इनका, गांव जो है सफीपुर, जिला उन्नाव। प्रमुख रचनाएं इनकी मधुकर्ण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन, रंगों से मोह, चित्रलेखा 1934। ये उपन्यास है इनका और वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। सविन्य और एक नाराज कविता 1984। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है। युग बोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह, निम्न वर्ग का पीड़ा बोध इत्यादि। आगे है इनकी मस्ती, आवेश एवं अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इनकी मधुकर्ण रचना में माधुर्य एवं ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है। चौथा है प्रेम संगीत रचना में सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह आदि की व्यंजना उन्मुक्त रूप में हुई है। पांचवा है मानव एवं रंगों से मोह रचनाओं में स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। छठा पॉइंट है कुछ आलोचकों ने इन्हें नियतिवादी कवि भी माना है। सातवां है मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित चली आ रही भैंसा गाड़ी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, कविता है ये। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। कौन से संग्रह में? मानव संग्रह में। आगे है इनकी रचना 1917 में ही प्रताप पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? प्रताप पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे याद रख लेना, ये हर पेपर में पूछी जाती है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस प्रकार से इनकी एक पूरी पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। आगे भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरे कवि हमारे रामेश्वर शुक्लांचल। इनका जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु काल 1995 है और इनका जन्म स्थान जो है किशनपुर गांव है। आगे प्रमुख रचना इनकी मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941। इनका क्रम याद रखना, करण 1942, लाल चूनर 1944, बरसात के बादल 1954, रामचिन्ह 1957। ठीक है, आगे आप इसको एक मतलब लय में याद कर सकते हैं। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला करिल, लाल चुनर, बरसात के बादल, राम चिन्ह, ऐसे करके आप इसको एक लय में क्रम से याद कर सकते हैं। आगे है अंचल, मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। अंततः उनको काव्य में सौंदर्य, लालसा, यौन आवेग एवं प्राण यौन की अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप में हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण उन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप में मुखर हुई है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिसर्च जबलपुर में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे हैं। इनकी सामाजिक यथार्थ वाली रचनाओं में रूमानी संवेदना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इनकी पहली कविता 1935 में माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चौथे कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जन्मकाल इनका है 1911 में, मृत्युकाल 1996 में। प्रमुख रचना है इनकी कलापी 1938, संचयता 1942, जीवन और यौवन 1944 में, नई दिशा 1944, पांचजन्य 1945 और प्रेम गीत 1954। पाँचवें हैं नरेंद्र शर्मा, पाँचवें कवि हैं हमारे। इसका जन्मकाल 1913 में है, मृत्युकाल 1989 में है। प्रमुख रचनाएं इनकी आ जाती हैं, रचनाएं पूछ ली जाती हैं तो इन्हें याद रखना। प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश 1939, सूल फूल, कर्ण फूल, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949, अग्निशास्त्र, कदली वन, उत्तर जय, द्रौपदी खंडकाव्य, प्यासा झरना, मिट्टी के फूल, कामनी 1942 में, अग्निशय 1951 में। हंस कुमार तिवारी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म है 1918 में। प्रमुख रचनाएं रिमझिम 1941, अनागत 1949 और सातवें हैं श्रीपाल सिंह शेम। इनका जन्मकाल है 1922 और इनकी रचनाएं हैं जीवन तरी 1953,
नीलम ज्योति और संघर्ष 1955। आगे है देवराज दिनेश की रचना है, देख लेते हैं। उनका जन्मकाल 1923 है। अंतर्गीत इनकी रचना है पुरवैया के नुपुर। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 1963 में। इनकी कुछ रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं। पंछी उमंग रागनी, ठीक है। पंछी 1934 में, उमंग 34 में, रागनी 35 में, पंचमी 1942 में, रिमझिम, नवीन, कल्पना, अंचल और हमारी राष्ट्रवाणी, ठीक है। आगे है शंभुनाथ सिंह, इनका समय है 1917 में, मृत्यु है 1991 में। प्रमुख रचनाएं हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयांचल, इनकी छायालोक पूछी गई है। दीवालोक, मनवंतर, समय की शिला पर, दरजहां नीला है, ठीक है। आगे हम सेकंड काव्य धारा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, ठीक है। दूसरी काव्य धारा पर हम आ गए हैं। तो छयवादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्रता भावना और राष्ट्रीयता की व्यक्ति प्रमुख रूप में हुई, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख निम्न कवियों को स्थान दिया गया। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव और महेश चंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट कवि है। इनका जन्म 1889 में, मृत्युकाल 1968 में। जन्म स्थान है इनका बम्बई, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। की प्रमुख रचनाएं और ये सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिमक्रीटनी 1943, हिमतरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, युग चरण 1956, वेणुलोक गूंजधरा 1960, पुष्प के विलासन की वेरी इंपॉर्टेंट कविता है। सखी भी मुझसे कहकर जाते इनकी कविता है। और मैथिली शरण गुप्त का वो काव्य है, वो यशोधरा में ये पंक्ति आती है, ठीक है। साहित्य देवता एक गद्य काव्य है और मरण ज्वर 1963 में इनकी कविता है। आगे है बिजली काजल आंज रही 1964 में है, दुम्न वलय 1951 में है, ठीक है। आगे उपनाम, इनको एक उपनाम मिला है जिसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, उपनाम पूछ लिया जाता है बार बार पेपरों में, तो आप इसे याद रखें। इनकी रचना में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी ये रचना है पुष्प की अभिलाषा, कविता लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसकी पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊँ, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इतराऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक है। अब इसके बारे में हम इनके बारे में विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं। आप एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। आपके द्वारा प्रभा, करमवीर और प्रताप, ये तीनों पत्रिका की माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा निकाली गई। प्रभा, करमवीर और प्रताप, ठीक है। इनके 3 पत्रों का संपादन कार्य इन्होंने किया था। करमवीर पत्र तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कौन सा पत्र? करमवीर पत्र जो है राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और हिम तरंगिणी रचना के लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये रचना पूछ ली जाती है बार बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1955 में। यह हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी माना जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित है। आगे पढ़ते हैं दूसरे कवि रामधारी सिंह दिनकर, इस धारा के। इनका जन्मकाल 1908 है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1908 में हुआ था, मृत्यु 1974 में। जन्म स्थान है सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में। और प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में। इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। द्वंद्व गीत 1940 में, सामधेनी 1946 में, धूप और धू 1951 में, इतिहास के आंसू 1951 में, नील कुसुम 1954 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, महाकाव्य प्रबंध काव्य कह सकते हैं आप इसे। और रश्मिरथी 1952 में प्रबंध काव्य है। यशोधरा 1946 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, हारे को हरिनाम 1970 में। दिल्ली संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य काव्य रचना है और ये इम्पॉर्टेंट भी इनकी रचना। सीपी और शंख और वट पीपल, इनके विशेष तथ्य हैं। हिंदी साहित्य जगत में अनल के
नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अमल का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, आगे इनको पुरस्कार उर्वशी काव्य रचना के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। इन्हें राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। आगे इनकी कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया है। यह मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। कौन से युद्ध की? द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर लिखा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र। इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। पहला किसे कहा जाता था? पहला कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को और दूसरा कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आप भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे। आपको भारतीय संसद में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उसके बाद तीसरे कवि हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्मकाल 1897 ईस्वी, मृत्युकाल 1960 ईस्वी। प्रमुख रचना इनकी कुमकुम 1936, रश्मि रेखा 1951, अपलक 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1955, उर्मिला 1957, हम विश्वाई जन्म के, सृजन की ललकारें, विप्लव गायन 1933। इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, इंपॉर्टेंट कवि है, याद रखना। और विशेष तथ्य इनकी राष्ट्रीय परक कविताओं की क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो ये प्रलय तक का आह्वान करने लगते हैं। यथा इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। ठीक है, इनकी और पंक्तियां हैं। आगे है इनकी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को विश्वाई एवं अनिकेतन कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अपने समकालीन कवियों में इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय माना जाता है। ये प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय परक कविताओं के अलावा थकान के समय ये प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्य लोक में झांक लेते थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित प्रभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। आगे हैं हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म 1904 में 16 अगस्त 1904 को, मृत्यु 1948 में 15 जनवरी 1948। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, इम्पोर्टेंट भी हैं। मुकुल 1931 में और त्रिधारा। प्रसिद्ध कविता है इनकी झांसी की रानी, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति। ठीक है, आगे हैं इनके विशेष तथ्य हैं। झांसी की रानी इनकी अमर रचना है। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। यदि निराला जी को सरोज स्मृति कविता छोड़ दी जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही क्या हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु में एक मोटर वाहन दुर्घटना में अल्प आयु में मात्र 44 वर्ष में हो गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राष्ट्रीय एवं मानवता की उदात्तता के कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवित्री कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। उन्होंने अपनी पहली कविता वर्ष अल्पायु में 9 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। क्या नाम था उसका? नीम नाम से। आगे पढ़ते हैं हम सियाराम शरण गुप्त के बारे में। इनका जन्म 1895 ईस्वी में, मृत्युकाल 1963 में। जन्म चिरगांव झांसी, जहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का भी जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। मौर्य विजय 1913, अनाथ 1917, दुर्बादल 1924, विषाद 1925, आद्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथ्य 1933, मृणामयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, आखली 1946, जय हिंद 1948, गीता संवाद 1948। नोट देख लेते हैं इसमें। मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग एवं नकुल तो इनके क्या हैं? प्रबंध काव्य माने गए हैं और बाकी शेष जो हैं लघु कविताओं का संग्रह हैं। के विशेष तथ्य हैं। मैथिली शरण गुप्त के अनुज 10 वर्ष छोटे थे ये, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों से उत्प्रेरित करके लिखा गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण, पुलिस की क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। आत्मोत्सर्ग में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा उदात्त शैली में प्रस्तुत हुई है। नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षणीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। आगे ये शैली में छायावादी एवं विचारों धारा में गांधीवादी माने जाते हैं।
उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प के विलासा कविता का अनुकरण करके एक फूल की चाह कविता लिखी है। उन्मुक्त रचना में कुसुम द्वीप एक शांति प्रिय नगर है, परंतु लोहोद्वीप के लोग उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं। छठे कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इनका जन्म काल 1906, मृत्यु काल 1988। जन्म स्थान है बिंदकी, जिला फतेहपुर। प्रमुख रचनाएं इनकी भैरवी 1941, विश्वा 1941, वासवादता 1942, कुणाल 1943, युगधारा 1943, बसंती 1944, चित्रा 1944, चेतना 1954, बांसुरी, झरना, बिगुल, प्रभाती, पूजा गीत और सेवाग्राम। तो विशेष तथ्य इनके बारे में देख लेते हैं। यह 3 सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने अपने काव्य का लक्ष्य सदा उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए मानवता का हित साधन करना ही रखा है। इसलिए इनके काव्य में महान पुरुषों और उदात्त भावों का ही अंकन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने बाल साहित्य भी सुंदर और पर्याप्त मात्रा में लिखा है। गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, शांति, समता आदि तत्व स्पष्ट देखने को मिलते हैं। आगे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में इनका जन्म काल है और रचनाएं हैं इनकी जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान 1942, बलिपथ के गीत 1950 और भूमि की अनुभूति 1952 में। केदारनाथ मिश्र प्रभात, उनका जन्म 1907 ईस्वी है। रचनाएं हैं इनकी कलेजे के टुकड़े 1928, ज्वाला 1929, श्वेत नील 1936, कलापिनी 1939, संवर्त 1944, कालदहन 1948, स्वर्णोदय 1951, कैकई 1950, चिरस्पर्श 1951, कर्ण 1951, तप्तगृह 1954, ऋतुवरा 1956, सेतुबंध और कंपन 1942 और शुभ्रा बैठो मेरे पास, ये सभी रचनाएं हैं। उसके बाद देवकी नंदन विभव के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं कुसुमांजलि। यह रचना जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी जब इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। नोटा, ये गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार यह हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र रचना है जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी। कौन सी? कुसुमांजलि। ठीक है। आगे महेश चंद्र प्रसाद, इनकी रचना है कांग्रेस शतक 1936 में। अब हम इसकी तीसरी धारा पढ़ेंगे, समष्टि चेतना प्रधान काव्य। ठीक है। छायावादी युग का ऐसा काव्य इसमें सौंदर्य अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्यानुभूति एवं राष्ट्रीय भावों के अभिव्यक्ति आदि सभी का एक जगह सामंजस्य कर दिया गया है, उसे समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ तस्कर, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे और राम कुमार वर्मा। आगे जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1940, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950, अवंतिका 1953, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला और चाणक्य। शेष तथ्य मूलतः गीतकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आस्था, प्रणयानुभूति, रहस्य आदि की अभिव्यक्ति कोमल एवं मधुर स्वरों में हुई है। दूसरी कवित्री हैं विद्यावती कोकिल। इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुण्यमिलन और आरती। शेष तथ्य हैं इनकी डॉक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित नई हिंदी काव्य ग्रंथ के अनुसार आधुनिक गीतकारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं। इसके बाद है हरिकृष्ण प्रेमी। इनका जन्म 1908 में। रचनाएं हैं इनकी अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। विशेष तथ्य हैं भावों के अनुसार इनकी शैली कहीं ओजपूर्ण तो कहीं माधुर्यपूर्ण हो जाती है। उपेंद्रनाथ तस्कर हैं। इनकी जन्मकाल 1910 है। प्रमुख रचनाएं प्रातःद्वीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, अजगर की चांदनी, दीप जलेगा। सर्वप्रथम कविता इनकी विदा है 1917 में। सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनका जन्मकाल 1914 में। प्रमुख रचनाएं हैं विहाग, पंथिनी, आशा पर्व, बोलो के देवता। इसके बाद है तारा पांडे का जन्म है 1914 में। प्रमुख रचनाएं हैं सीकर, सुप्पिक, आभा, वेणुकी और अंतरंगिनी। इसके बाद है राम कुमार वर्मा। जन्मकाल 1905 में, मृत्युकाल 1990 में। जन्मस्थान जो सागर मध्य प्रदेश में है। प्रमुख रचना इनकी रूप रश्मि। इनकी इंपॉर्टेंट रचना याद रखना, रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि और चंद्रकिरण, फिर एकलव्य 1958 में। के विशेष तथ्य देख लेते हैं।
ये छायावाद के लघुत्रय में शामिल किए जाते हैं। ये अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका रचना काल है 1938, ठीक है। और ये भक्ति काल तक ही लिखा गया है। के कारण अधिक प्रसिद्धि मिली। ये हिंदी में कवि, आलोचक एवं एकांकीकार के रूप में माने जाते हैं। एकांकी को अपना साधन नवजीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 में इनका जन्म है और मृत्यु 1987 में। प्रमुख रचनाएं अंतर्जगत। और फिर जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना अनुभूति और अंतर्ध्वनि। रामदरस मिश्र, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, एक दिन नदी बन गया, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत। शैलेश द्विवेदी की रचनाएं हैं अब किसे वनवास दोगे। आगे है देवराज की रचनाएं हैं आहत आत्मा, इला और अमिताभ। रामनंद तिवारी, भारती नंदन की रचना है पार्वती महाकाव्य। नरेंद्र शर्मा की रचना है द्रौपदी 1960 और उत्तर जय। तो आज का वीडियो यहीं तक, और हम इसमें फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा रोक के पॉज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हैं। मैं फास्ट रिवीजन के तौर पे आपको करा रही हूँ कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। धन्यवाद।